what's up? I hope all of you are fine by the blessings and the grace of the Almighty Allah. Actually, dear friends, previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 1615 में जेम्स फर्स्ट एक लेटर लिखता है कॉमर्शियल ट्रीटी अरेंज करने के लिए। वो लिखता है लेटर जहांगीर के लिए, किसके लिए? मुगल एम्पायर जहांगीर के लिए। वो लेटर लिखता है कि जहांगीर साहब, आप हमें परमिशन दे दीजिए सूरत और बाकी एरियाज में, यानी बाकी एरियाज जो मुगल एम्पायर के थे वहां पे हमें आप ट्रेडिंग के लिए और फैक्ट्री डालने के लिए परमिशन दे दीजिए। शाबाश। लेटर लिखता है जेम्स फर्स्ट, किसके लिए? जहांगीर के लिए। इस लेटर में ये वो लिखता है कि आप हमें परमिशन दीजिए, शाबाश, सूरत में और बाकी एरियाज में फैक्ट्री डालने और ट्रेड करने के लिए। जब वो ये लेटर लिखता है वो देता है ये थॉमस राय को। किसको? थॉमस राय को, जो कि एम्बेसडर था। किसका? एम्बेसडर डिप्लोमेट था। किसका? जेम्स फर्स्ट का। जब जेम्स फर्स्ट ये लेटर लिखता है, किसको देता है? थॉमस राय को, और बोलता है थॉमस राय को चलो आप विजिट करो जहांगीर के कोर्ट में। जब थॉमस राय निकल जाता है वो पहुंचता है कहां पे? जहांगीर के कोर्ट में। वो वहां पे 4 साल स्पेंड करता है। कितने साल? 4 साल स्पेंड करता है वहां पे। तो फिर जब जहांगीर ये लेटर देखता है वो खुश हो जाता है। फिर वो यहां से एक लेटर और लिखता है, दे देता है थॉमस राय को। किस लिए? जेम्स फर्स्ट के लिए। जहांगीर अपने लेटर में बोलता है, यानी रिप्लाई करता है वो किसके लेटर? जेम्स फर्स्ट के लेटर को। बोलता है कि मुझे इस आपके रॉयल, ये मुझे सबसे पहले लिखता है कि मुझे आपका ये रॉयल लव पसंद आया, इसमें मैं यकीन करता हूं। और फिर जहांगीर कुछ एरियाज में उनको परमिशन दे देता है, कुछ एरियाज में उनको परमिशन देता है ट्रेडिंग के लिए और भी, और फैक्ट्री डालने के लिए भी। कब की बात है? 1615 की बात। ठीक। तो उसके आगे फिर क्या हो जाता है? एक्चुअली उसके आगे भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पास्ट में चले जाएंगे। देखिए क्या, जैसे कि 1610 में क्या हो जाता है? इस्लाम खान एक सूबेदार होता है। इस्लाम खान एक सूबेदार होता है 1610 में। ठीक। तो मुगल प्रोविंस के वो क्या करता है? वो जो ढाका था वो उसको क्या बना देता है? वो कैपिटल बना देता है मुगल प्रोविंस की। शाबाश। यानी जो ढाका था वो क्या बन जाता है? कैपिटल ऑफ मुगल प्रोविंस बन जाता है। यानी यहाँ कहेंगे हम कैपिटल ऑफ बंगाल प्रोविंस, यानी बंगाल के कुछ प्रोविंस के कैपिटल जो बना था वो बना था ढाका का 1610 में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ढाका बना था कैपिटल मुगल प्रोविंस का। किस का बना था? जैसे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का कैपिटल बना था कौन? ढाका। किसके जरिए? इस्लाम खान के जरिए, जो कि सूबेदार था। कब की बात है? 1610 की बात है। ठीक। उसके आगे चलेंगे हम। 1632 में क्या हो जाता है? 1632 में गोलकांडा एक एरिया है, वहां पे था सुल्तान जिसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। याद रखना, अब्दुल्ला कुतुब शाह था सुल्तान ऑफ गोलकांडा। यहाँ पे मैंने उसका नाम नहीं लिखा सुल्तान का। शाबाश। अब्दुल्ला कुतुब शाह था गोलकांडा का सुल्तान। वो क्या करता है 1632 में? वो 1632 में क्या करता है? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकांडा में ट्रेडिंग परमिशन देता है। क्या देता है? ट्रेडिंग परमिशन दे देते हैं। और वहां उनको बोलता है कि आपको 500 देने हैं इसके रिटर्न में। क्या देने हैं? 500 देने हैं। 500 पगोडास बोलते, अब आप समझो ये मतलब एक पैसे ही है। ठीक। यहाँ कहेंगे हम पेड, यहाँ कहेंगे हम फाइनेंस। ठीक। तो क्या हो जाता है? वो उनको परमिशन देता है कहां पे? गोलकांडा में। तो उनको रिटर्न इंग्लिश कंपनी को रिटर्न क्या करना पड़ता था? 500 पगोडास। वो और इसने उनको बोला कि आप 5% भी रिटर्न करिए। क्या करिए? 5% भी इसके रिटर्न करिए। तो जब इनको ये मिला, इसको कहते थे गोल्डन फरमान। क्या कहते थे? गोल्डन फरमान। इसके जरिए इंग्लिश कंपनी इंप्रूव हुई। हो जाती है। शाबाश। इस फरमान के जरिए, जिस फरमान को नाम क्या दिया गया? गोल्डन फरमान। ये इसने किनको किस सुल्तान ने दिया? सुल्तान ऑफ गोलकांडा। उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। उसके आगे चलिए। फिर 1651 में क्या हो जाता है? 1651 में सुजाउद्दौला
सूबेदार ऑफ बंगाल बन जाता है, या कहेंगे हम गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है। कब? 1651 में जब वो बना सूबेदार ऑफ बंगाल, कहेंगे हम गवर्नर ऑफ बंगाल। वो क्या करता है, वो इंग्लिश कंपनी को क्या देता है, वो उनको देता है ट्रेड करने के लिए परमिशन। कहां पे? बंगाल में। कहां पे? बंगाल में। सुजाउद्दौला 1651 में परमिशन देता है कि इनको इंग्लिश कंपनी को ट्रेड करने के लिए। कहां पे? बंगाल में। कहां पे? बंगाल में। और उनको रिटर्न करना पड़ता था एनुअली 3000। कितना? 3000। कब की बात है? 1651 में इनको परमिशन मिली ट्रेड इन बंगाल। ठीक, जब इनको 1651 में ट्रेड परमिशन मिली ट्रेड इन बंगाल, किनके जरिए? सुजाउद्दौला के जरिए। और रिटर्न कितना करना पड़ता था? 3000। फिर क्या हुआ? फिर 1651 में ही इन्होंने फैक्ट्रीज बनाना शुरू किया। कहां पे? बंगाल में। जैसे कि हुगली पे। कहां पे? हुगली पे। यहाँ कहेंगे हम कासिम बाजार में भी इन्होंने फैक्ट्रीज बनाना शुरू किया, और पटना में भी। कहां पे? पटना में भी। कब? 1651 में। कहां पे? बंगाल में। ठीक, जैसे मैंने हुगली में बोला, हुगली में भी इन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट किया, कासिम बाजार में भी किया था। कब? 1651 में, जब सुजाउद्दौला ने इनको ट्रेडिंग परमिशन दी बंगाल में, और इनको एनुअली रिटर्न करना पड़ता था। कितना? 3000। कितनों को रिटर्न करना पड़ता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके लिए? ये ट्रेड के लिए, यानी ट्रेड करते थे बंगाल में। कितना करना पड़ता था रिटर्न? 3000। शाबाश। कब की बात है ये? 1651 की बात है ये। उसके बाद क्या किया? शाबाश। एलो किसने इनको एलो किया ट्रेडिंग के लिए बंगाल में? सुजाउद्दौला ने। किसने? सुजाउद्दौला ने। फिर क्या हो जाता है? फिर 1700 में एक्चुअली औरंगजेब एम्परर होता है, मुगल एम्परर होता है औरंगजेब। वो 1700 में कुली खान को क्या? 1700 में औरंगजेब कुली खान को दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट करता है। शाबाश, याद रखो। औरंगजेब 1700 में कुली खान को बंगाल दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट करता है। कौन करता है अपॉइंट को? औरंगजेब। कब? 1700 में। जैसे मैंने यहां लिखा 1700 में औरंगजेब अपॉइंट करता है कुली खान को, क्या? दीवान ऑफ बंगाल। दीवान ऑफ बंगाल। ठीक, औरंगजेब का टाइम पीरियड होता है 1658 से 1707 तक। शाबाश। औरंगजेब का रूलिंग टाइम पीरियड था 1658 से 1707 तक। ठीक, शाबाश। फिर क्या हो जाता है? जब कुली खान को अपॉइंट किया गया दीवान ऑफ बंगाल, किसने अपॉइंट किया? औरंगजेब। ठीक, तब की बात है? 1700 की बात है ये। तो 1700 की बात है ये। 1700 में जो वेस्ट बंगाल था, बिहार, ओडिशा और बांग्लादेश था, इस सारे को एक नाम दिया गया है बंगाल। क्या? बंगाल। शाबाश। वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड बांग्लादेश 1700 में क्या बना? बंगाल बना। क्या बना? बंगाल बना। शाबाश। कब की बात है? 1700 की बात है। 1704 में क्या हो जाता है? जो 1704 में क्या हो जाता है एक्चुअली, जो ये एरियाज थे, मुर्शिद कुली खान क्या करता है? शाबाश। देखिए, कुली खान है, मुर्शिद कुली खान है इसका फुल नाम। ठीक, मुर्शिद कुली खान है, यही कुली खान। ये क्या बना था? ये बना था दीवान ऑफ बंगाल का 1700 में। तो फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड बांग्लादेश क्या बना? बंगाल का 1700 में ही। 1704 में जो मुर्शिद कुली खान था, इसने क्या किया? इसने जो ये ढाका था, जो कैपिटल ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा बना था, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा था, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा क्या बना था? ढाका कैपिटल ऑफ मुगल पैमाना, ढाका बना था। मुर्शिद कुली खान यहाँ पे क्या करता है? मुर्शिद कुली खान इस कैपिटल को ट्रांसफर करता है। इस कैपिटल को ट्रांसफर करता है कहां पे? मुक्सुदाबाद। कहां पे? यानी मुर्शिद कुली खान मूव्ड द कैपिटल फ्रॉम ढाका। यहाँ का ये ढाका का स्पेलिंग है ये भी। ठीक, आजकल इसको ढाका कहते हैं, DHAK, ढाका, बांग्लादेश। ये मूव करता है कैपिटल कहां से? ढाका से कहां तक? मकसूदाबाद। कहां पे? मकसूदाबाद। कहां पे? मकसूदाबाद। ठीक, बाद में इसको मुर्शिदाबाद नाम दिया गया। शाबाश। मुर्शिद कुली खान ने ढाका को ट्रांसफर किया। हम कहेंगे ढाका बांग्लादेश, ढाका या बांग्लादेश ट्रांसफर किया। ठीक, कहां पे? मुक्सुदाबाद में। कहां पे?
मकसूद आबाद। फिर इस मकसूद आबाद को नाम दिया गया मुर्शिदाबाद। किसने दिया ये? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने। शाबाश। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा मुर्शिद कुली खान मूव्ड द कैपिटल फ्रॉम ढाका, नाउ ढाका बांग्लादेश वगैरह, टू मकसूदाबाद एंड देन रीनेम्ड इट मुर्शिदाबाद। ठीक, मुर्शिदाबाद यानी मुर्शिदाबाद फिर बनी कैपिटल ऑफ बंगाल। कैपिटल ऑफ बंगाल कब तक रही है कैपिटल ऑफ बंगाल? टिल ब्रिटिश टूक ओवर इन 1790, यानी 1790 तक मुर्शिदाबाद रहा कैपिटल ऑफ बंगाल। जब ब्रिटिशर्स ने फिर टेक ओवर किया था एक्चुअली इसको, तब तक मुर्शिदाबाद रहा कैपिटल ऑफ बंगाल। कैपिटल ऑफ बंगाल। इससे पहले क्या था ये? मकसूदाबाद। मकसूदाबाद को रिनेम किया गया मुर्शिदाबाद, जो कि कैपिटल ऑफ बंगाल रहा कब तक? 1790 तक। तब तक कि जब ब्रिटिशर्स ने इसको टेक ओवर किया था। कब की बात है? 1704 की बात है। शाबाश। चलिए आगे। 1713 से 1719 तक फारुखसियार मुगल एम्परर था। शाबाश। 1713 से 1719 तक फारुखसियार था मुगल एम्पर। ठीक। 1715 में क्या हो जाता है? 1715 में जॉन सरमैन क्या करता है? ये इंग्लिश मिशन को लाता है फारुखसियार के कोर्ट में। शाबाश। 1715 में जॉन सरमैन, जो कि एक इंग्लिश, हम कहेंगे इंग्लिश पर्सन था, ये क्या करता है? ये इंग्लिश मिशन को लाता है जब फारुखसियार के कोर्ट में। फारुखसियार के कोर्ट में कब? 1715 में। 1715 में उसमें क्या होता है? उसमें एक्चुअली फेमस फरमान होते हैं। उसमें फेमस फरमान होते हैं तीन जगह के लिए। तीन फेमस फरमान होते हैं। फिर क्या करते हैं ये? इनमें प्रिविलेजेस होते हैं गुजरात, हैदराबाद, जैसे अभी हमने बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के लिए ये ऑब्टेन करते हैं। फिर मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब ग्रेट चार्टर। ग्रेट चार्टर किसके जरिए? फारुखसियार के जरिए। कब की बात है? 1715 में, जब जॉन सरमैन क्या लाता है? इंग्लिश मिशन लाता है कोर्ट ऑफ फारुखसियार में। इसमें 3 फरमान होते हैं, इसमें 3 फेमस फरमान होते हैं जो इसमें कंपनी को क्या देते हैं? शाबाश। स्पेशल प्रिविलेजेस थे कंपनी के लिए। इसमें स्पेशल प्रिविलेजेस थे। कहां पे? बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। कब की बात है? 1715 की बात है। 1715 की बात है ये। फिर क्या हो जाता है? ये जब ये फारुखसियार के कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है एक्चुअली? हाँ शाबाश। ये एक्चुअली मैग्ना कार्टा था। क्या था? मतलब ये ग्रेट चार्टर था। किसके लिए? कंपनी के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। एक्चुअली फिर क्या हो जाता है? 1717 में जो फारुखसियार था उसको एक बीमारी पड़ती है। क्या? उसको एक डिजीज हो जाती है। उसको एक डिजीज लग जाती है। किसको? फारुखसियार को। वो डिजीज, उस डिजीज का नाम मैंने स्क्रीन पे डाला, आप देखो, पढ़ो स्क्रीन पे। ठीक, ये है उस डिजीज का नाम। फिर क्या हो जाता है? शाबाश। स्पेशल प्रिविलेज से कहां के लिए? बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। किन के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। फिर क्या हो जाता है? 1717 में जब फारुखसियार को बीमारी पड़ जाती है, बीमारी लग जाती है, डिजीज लग जाती है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक पर्सन था जो कि एक सर्जन भी था, जिसका नाम था विलियम हिमल्टन क्या करता है? फारुखसियार को इस डिजीज से आजाद करता है। वो इस डिजीज को ट्रीट करता है। वो इस डिजीज को इलाज करता है। किसकी डिजीज को? फारुखसियार को। तो जब फारुखसियार ठीक हो जाता है, जब फारुखसियार को विलियम हिमल्टन इस डिजीज पे इलाज करता है, फिर फारुखसियार चार्टर करता है इशू 1717 में। कब? 1717 में ही फिर फारुखसियार ये चार्टर इशू करता है। किसके लिए इशू करता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ये चार्टर क्या होता है? ये चार्टर होता है मैग्ना कार्टा यानी ग्रेट चार्टर होता है। इसमें क्या लिख के होता है? इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग परमिशन मिली, यानी फ्री ट्रेडिंग परमिशन मिली। क्या राइट मिला इनको प्रिविलेज मिला, इनको राइट मिला फ्री ट्रेडिंग का। लेकिन फारुखसियार ने इनको बोला आप फ्री ट्रेड करो, लेकिन आपको खाली वो 3000 देना पड़ेंगे। जो आपको एनुअली पेमेंट करती हो रिटर्न 3000, उसको मैंने मना नहीं किया, वो कंटिन्यू रहेगा। यानी आप फ्री ट्रेड करो, लेकिन 3000 आप
कंटिन्यू रखो, एनुअल पेमेंट आपको देना पड़ेगा। यानी फ्री ट्रेडिंग परमिशन मिली एक्सेप्ट द पेइंग ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ ₹3000। कब की बात है? 1717 की बात है। फिर 1717 से 1727 तक क्या हो जाता है? फर्स्ट नवाब बन जाता है। याद रखो 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट करते हैं क्या? फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। कौन? फारूक सियार के जरिए। यहां पे शॉर्ट लिखा, ठीक, फारूक सियार, ठीक। फारूक सियार 1717 में मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट करता है फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। फिर से रिपीट करता हूं मैं, 1717 में मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट कर देते हैं बाय फारूक सियार। क्या? फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान कब तक रहता है फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल? 1727 तक। यानी 1717 में इसको अपॉइंट किया गया। कब तक? ये कब तक रहता है फर्स्ट नवाब बंगाल? 1727 तक। किसके जरिए अपॉइंट हो जाते हैं? फारूक सियार के जरिए। शाबाश। 1717 से 1727 तक, ठीक। और जो 1717 में ये बंगाल रेवेन्यू कलेक्ट करता था या गेटिंग करता था, वो शेयर हो जाता था किनके साथ? मुगल एम्परर के साथ। किनके साथ? मुगल एम्परर के साथ। कौन? बंगाल रेवेन्यू जो कलेक्ट हो जाता है मुर्शिद कुली खान के जरिए। शाबाश। मुर्शिद कुली खान के जरिए जो 1717 से 1719 तक जो बंगाल रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है मुर्शिद कुली खान के जरिए, या जो बंगाल रेवेन्यू गेटिंग हो जाता है मुर्शिद कुली खान के जरिए, वो शेयर हो जाता था किनके साथ? मुगल एम्परर के साथ। कब तक? 1719 तक। शाबाश। 1717 से 1719 तक। क्यों हो जाता है 1719 तक की? एक्चुअली 1719 में फारूक सियार की डेथ हो जाती है। उसको किल करते हैं सईद ब्रदर्स। कौन? सईद ब्रदर्स। एक्चुअली हम हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे कौन कैसे, कौन किसकी डेथ किस तरीके से हुई, ठीक, कौन किसने किसको किल किया था, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, वो हम हिस्ट्री के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो क्या हो जाता है 1717 से 1719 तक जो बंगाल रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है या गेटिंग हो जाता है मुर्शिद कुली खान के जरिए, वो शेयर हो जाता है किनके साथ? मुगल एम्परर के साथ। तो 1719 में डेथ हो जाती है, यानी फारूक सियार को किल्ड किया गया। किसने? सईद ब्रदर्स ने 1719 में किल्ड बाय सईद ब्रदर्स। किसको? फारूक सियार को। तो ये कहां तक रहा था? मुर्शिद कुली खान कहां तक रहा? फर्स्ट नवाब बंगाल कहां तक रहा? ये 1727 तक। लेकिन फर्स्ट था ये, फर्स्ट नवाब बंगाल। शाबाश। कब तक? 1727 तक। फिर 1727 में क्या हो जाता है? डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान हो जाती है। किसकी? डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान हो जाती है। ये इसकी डेथ किस तरीके से हुई वो पढ़ेंगे हिस्ट्री टॉपिक में। शाबाश। 1727 में डेथ हो जाती है किसकी? मुर्शिद कुली खान की, ठीक। चलो इसे आगे 1727 से 1739 तक शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बन जाता है। क्या बन जाता है? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बन जाता है सेकंड नवाब ऑफ बंगाल। क्या बन जाता है? सेकंड नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है। कौन? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान क्या बन जाता है? सेकंड नवाब। यहां पे मैंने नहीं लिखा, ठीक, आपको देखना। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बन जाता है सेकंड नवाब ऑफ बंगाल। कौन? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। कब? 1727। ये था ना 1727 तक मुर्शिद कुली खान। फिर 1727 में कौन बना? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ये किस तरीके से बना? एक्चुअली इसने जब मुर्शिद कुली खान की डेथ हुई, उसको 2 डॉटर्स थे, ठीक। फिर शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने उनके साथ शादी की। उन डॉटर्स का नाम क्या था? ज़ैनबुन्निसा और अज़मतुन्निसा। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान, उसने शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने क्या किया? मुर्शिद कुली खान के डॉटर्स के साथ शादी की। उन डॉटर्स का नाम क्या था? दोनों डॉटर्स के साथ शादी की, ज़ैनबुन्निसा और अज़मतुन्निसा, ठीक। जो मुर्शिद कुली खान की वाइफ थी उसका नाम था नासरी बानो बेगम। नासरी बानो बेगम के ही जरिए ये शादी हुई, यानी उनके 2 बेटे की शादी किसके साथ? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान के साथ।
शाबाश। नासरी नासरी बानो बेगम था इसका नाम, वाइफ ऑफ मुर्शिद कुली खान। और शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने क्या किया, दो बेटी के, मुर्शिद कुली के जो दो बेटी थे, दो बेटियां था, उन्हीं के साथ शादी की। एक का नाम था ज़ैनबुन्निसा, एक का नाम था अजमतुन्निसा। ठीक, कब की बात है ये? 1727 की बात है। शाबाश, जब डेथ हो जाती है मुर्शिद कुली खान की। ठीक, फिर 1727 से 1727 में ही क्या बन जाता है, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बन जाता है सेकंड नवाब ऑफ बंगाल। कब तक रहता है? 1739 तक। शाबाश, 1727 में सेकंड नवाब बंगाल बना। और शुजाउद्दीन मोहम्मद खान का एक सोल्जर था, क्या था उसका नाम था? अलावर्दी खान। अलावर्दी खान 1728 में क्या बन जाता है? आर्मी जनरल बन जाता है। कौन? अलावर्दी खान। कब? 1728 में। 1733 में क्या बनता है? डिप्टी सूबेदार ऑफ बिहार। डिप्टी सूबेदार ऑफ बिहार, याद रखना, डिप्टी सूबेदार ऑफ बिहार बन जाता है 1733 में। कौन? अलावर्दी खान ही बन जाता है। शाबाश, 1728 में अलावर्दी खान बना आर्मी जनरल। 1733 में अलावर्दी खान बना डिप्टी सूबेदार ऑफ बिहार। अलावर्दी खान ही बन जाता है डिप्टी सूबेदार ऑफ बिहार। कब? 1733 में। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है? 1700, देखिए ये था 1727 से 1739 तक। कौन? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। 1739 में क्या हो जाता है? 1739 में से 1740 तक सरफराज खान बन जाता है थर्ड नवाब ऑफ बंगाल। शाबाश, 1739 से 1740 तक, 1739 से 1740 तक सरफराज खान बन जाता है थर्ड नवाब ऑफ बंगाल। क्या बन जाता है? थर्ड नवाब ऑफ बंगाल। तो अलावर्दी खान जो कि यहाँ पे पहले बना, क्या पहले क्या बना था ये? आर्मी जनरल, उसके बाद डिप्टी सूबेदार। जब सरफराज खान बना 1739 में, क्या थर्ड नवाब बंगाल यानी नवाब बंगाल बना। तो सर इसको अलावर्दी खान को ये पसंद नहीं है, इसलिए बोला कि अभी मैं डिप्टी सूबेदार ही रहूंगा। तो ये क्या करता है? ये सरफराज खान को किल कर देता है। क्या कर देता है? किल। ये एक्चुअली खुद बनना चाहता था, क्या? बंगाल, नवाब बंगाल। नवाब बंगाल कौन बनना चाहता था? एक्चुअली अलावर्दी खान खुद बनना चाहता था नवाब बंगाल, इसलिए किल करता है किसको? सरफराज खान को। कब? 1740 में। इसीलिए 1739 से 1740 तक ही सरफराज खान रहा बंगाल, नवाब बंगाल। 1740 में इसको किल करता है कौन? अलावर्दी खान। किसको? सरफराज खान को। किस में किल करता है इसको? उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ जीरा। बैटल ऑफ जीरा, जिसमें डेथ हो जाती है किसकी? शाबाश, सरफराज खान की। किसके जरिए? अलावर्दी खान के जरिए। ठीक, सरफराज की डेथ हो जाती है किसके जरिए? अलावर्दी खान के जरिए। किसमें? बैटल ऑफ जीरा में, 1740 में। फिर क्या हो जाता है? फिर 1740 में ही बन जाता है अलावर्दी खान फोर्थ नवाब बंगाल बन जाता है। कौन? अलावर्दी खान। कब? 1740 में। 1740 से 1756 तक रहता है अलावर्दी खान। क्या? फोर्थ नवाब बंगाल यानी नवाब बंगाल बन जाता है। कौन? अलावर्दी खान। कब? 1740 से 1756 तक। कौन? अलावर्दी खान। फिर 1756 से 1757 तक सिराजुद्दौला बन जाता है। कौन? फिफ्थ नवाब बंगाल। शाबाश, 1756 से 1756 तक कौन रहता है नवाब बंगाल? सिराजुद्दौला। एक्चुअली इस वक्त बहुत ही प्रॉब्लम थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव था वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक, तो बहुत ही प्रॉब्लम थी, बहुत ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था इंडियन को उस वक्त बंगाल में। फिर क्या हो जाता है? फिर 20 जून 1756 में क्या हो जाता है? ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। यहाँ पे याद रखना 1756 से 1757 तक सिराजुद्दौला रहा गया नवाब बंगाल। ये था फिफ्थ नवाब बंगाल। 20 जून 1756 में क्या हो जाता है? ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता हो जाता है। शाबाश। 20 जून 1756 में क्या हो जाता है? ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता हो जाता है।
एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाता है, जब जो रॉबर्ट क्लाइव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करता है बंगाल में, यानी वो दीवार बंदी करता है। जहां पे भी वो ट्रेड करते थे वो उसको दीवार लगा था, इधर उधर थे, वो सिक्योरिटी गार्ड रखता था। तो ये सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया था, ये सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया था। वो इनको बोलता था अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे पैसे भरो, यहाँ पे पैसे भरो, ये नहीं चलेगा, यहाँ पे हमारा रूल चलेगा। कौन कहता था? सिराजुद्दौला कहता था किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, ये फोर्ट विलियम को भी क्या करते थे, इन्होंने उसको भी घेर किया था, उन्होंने उसको भी कब्जा किया था। कि उन्होंने शाबाश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर क्या हो जाता है, फिर 20 जून 1756 में क्या हो जाता है, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता हो जाता है। यहाँ कहेंगे हम शाबाश ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या हो जाता है, एक्चुअली एक जेल था बंगाल में अंडरग्राउंड, क्या था, अंडर डार्क रूम था, क्या था, डार्क रूम। उसकी जो मेजरमेंट थी वो थी 14 बाय 18 फुट अंडरग्राउंडेड था। फिर क्या हो जाता है, ये सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स पे अटैक करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अटैक करता है जो ब्रिटिशर्स थे कहां पे, बंगाल में। जब ये अटैक उन पे करता है तो ये कैप्चर करता है ब्रिटिशर्स मैन भी, और ब्रिटिशर्स मैन और वुमेन को। तो फिर उसी अंडरग्राउंडेड जेल में उनको रखा गया, किनको, ब्रिटिशर्स को। तो उसमें एक्चुअली 146 में उसने 146 ब्रिटिशर्स को पकड़ा और रखा उस कैद में, किस कैद में, जो कि अंडरग्राउंडेड था, उसका नाम था डंजन। क्या था उसका नाम? डंजन, जिसकी मेजरमेंट क्या था, 14 बाय 18 फुट। जब उसने उनमें उस जेल में रखा गया, यानी किसने रखा है, सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पे अटैक किया, ब्रिटिशर्स को पकड़ा और कैद किया और किस जेल में रखा, जो कि अंडरग्राउंडेड जेल में, जो अंडरग्राउंडेड जेल था जिसका नाम डंजर था। तो 146 इसने, अकॉर्डिंग टू द बुक्स, 146 ब्रिटिशर्स को इसने कैप्चर किया और रखा उस जेल में, जो कि अंडरग्राउंडेड था, जिसका नाम क्या था, शाबाश, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल कलकत्ता। उसी में रखा एक स्मॉल सेल थी, ठीक, जिसको बाद में एक्चुअली नाम पड़ा क्या, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। इसमें क्या हो जाता है, जब 146 इसमें बैरे, मेजरमेंट क्या था इसका, 14 बाय 18 फुट, बहुत ही छोटा था। तो इसने बहुत सारे ब्रिटिशर्स को वहां पे रखा, 146 रखे, और वहां पे क्या हो जाता, 123 की डेथ हो जाती है वहां पे, 123 की डेथ हो जाती है वहां पे। क्यों, किसके जरिए, ड्यू टू द डिहाइड्रेशन एंड सोफोकेशन, बहुत ही डार्क रूम था, ये अंडरग्राउंडेड था, डंजन था इसका नाम थी। ये किसने किया, ये सिराजुद्दौला ने किया। जब ये सिराजुद्दौला ने किया, एक्चुअली यहाँ पे क्या किया था, ये क्यों इसने किया था, फोर्ट विलियम को कैप्चर किया था, किसने कब्जा किया था, किसने, ब्रिटिशर्स ने। जब इसने अटैक किया और रखा कि उस जेल में, स्मॉल सेल में रखा सिराजुद्दौला ने, किसको रखा, ब्रिटिशर्स को। तो फिर जब ये हुआ, ये अटैक हुआ, तो फिर यही पे सिराजुद्दौला कैप्चर करता है, कब्जा करता है फिर से किसको, फोर्ट विलियम को, और नाम देता है उसको अली नगर। क्या देता है नाम, अली नगर। जब ये हादसा हो जाता है, फिर जो ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग जाते हैं, वो तुरंत मैसेज करते हैं, वो तुरंत बुलाते हैं किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, उसको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि यहाँ पे ऐसा वाक़ा हुआ, तो आप तुरंत यहाँ पे आ जाइए, हेल्प करिए हमें, ठीक। शाबाश, ये वाक़ा किसने किया, सिराजुद्दौला ने। फिर किसको कैप्चर किया, किसको हासिल किया, फिर से वापस रिगेन किया, किसको, फोर्ट विलियम को, एंड इसको नाम दिया गया क्या, अली नगर, और कंटेस्ट किया कलकत्ता को, किसने, सिराजुद्दौला ने। गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इंशाल्लाह इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।